Hello student, welcome all of you in this e-lecture series। आज हम इस वीडियो में इकोलॉजिकल पिरामिड्स या पारिस्थितिक स्तूप के बारे में बात करेंगे। पारिस्थितिकी में उपस्थित पोषण स्तरों या ट्रॉफिक लेवल्स के जो पारस्परिक संबंध हैं उनको हम आलेखों द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। पारिस्थितिकी के ऐसे आलेखों को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध इकोलॉजिस्ट थे चार्ल्स एल्टन। उन्होंने 1927 में सबसे पहले जो पारिस्थितिक तंत्र के जो स्तूप हैं या पिरामिड हैं उन पर प्रकाश डाला। इसीलिए जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। तो जो पारिस्थितिक पिरामिड्स हैं या स्तूप हैं उनके बारे में सबसे पहले ब्रिटेन के इकोलॉजिस्ट चार्ल्स एल्टन ने बताया 1927 में, और चार्ल्स एल्टन के नाम पर ही इन पिरामिड्स को हम एल्टोनियन पिरामिड्स कहते हैं। यदि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों का निरीक्षण करें तो ऐसा लगता है कि ये जो पोषण स्तर हैं एक के बाद एक सोपानों या टायर्स में व्यवस्थित रहते हैं। यदि प्रथम पोषण स्तर को आधार मानकर क्रमशः उत्तरोत्तर विभिन्न पोषण स्तरों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाए तो इसे ही हम पिरामिड लेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, या इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहते हैं। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं तीन प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के में जो पिरामिड है, पारिस्थितिक पिरामिड हैं या पारिस्थितिक जो स्तूप हैं उनको यदि परिभाषित करें तो पारिस्थितिकी में उपस्थित पोषण स्तरों के पारस्परिक संबंधों को आलेख के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है। पारिस्थितिकी के ऐसे आलेखों को पारिस्थितिकी स्तूप या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। तो ये आप जैसा एक ये देख रहे हो फिगर, ये क्या है, एक इकोलॉजिकल पिरामिड को शो करने का तरीका है। यही जो इस तरह का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी इकोसिस्टम में उसके ट्रॉफिक लेवल्स की, उसी को हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। और ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक जो पिरामिड हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जीवों की संख्या के स्तूप या पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, दूसरा पिरामिड्स ऑफ बायोमास, और तीसरा है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम इन तीनों को देखना है तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पिरामिड्स ऑफ नंबर्स। जब किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक तथा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं की जीवों की संख्या का चित्रण किया जाए तो उसे हम जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो कोई इकोसिस्टम है उसमें सबसे पहले उत्पादक, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता। इनकी संख्या के आधार पर यदि हम एक डायग्राम बनाएं तो उसको हम क्या कहेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर्स कहेंगे। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र, चाहे वो फॉरेस्ट हो, कोई पॉन्ड हो या कोई ग्रासलैंड हो, सभी में उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जीव होते हैं उनकी संख्या उत्पादकों से कम होती है। तो उत्तरोत्तर विभिन्न श्रेणियों की उपभोक्ताओं की संख्या है वो कम होती जाती है। इसलिए हमेशा मतलब ज़्यादातर केस में, हमेशा तो नहीं कह सकते, जो पिरामिड बनता है वो अपराइट टाइप का बनता है। ठीक है, तो घास स्थल हैं, वन प्रदेश हैं या फिर तालाब है, इनके जो पारिस्थितिक पिरामिड होंगे वो अपराइट होंगे, सीधे होंगे। जैसे इसमें जो आप पहला फिगर देख रहे हो इसमें अपराइट, ये दोनों कैसे हैं, अपराइट टाइप के पिरामिड्स हैं।
तो ये जो पहला पिरामिड है ये किसी ग्रासलैंड जो है उसके इकोसिस्टम को या किसी फॉरेस्ट के इकोसिस्टम को दर्शाता है। तो जिसमें उत्तरोत्तर क्या है, संख्या प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे कम होती जा रही है, इसलिए कैसा होगा, सीधा होगा। दूसरा आप देख रहे हो जैसे ये किसी पॉन्ड का है, ये भी कैसा है, अपराइट है। तो जो घास स्थल हैं, वन प्रदेश हैं या तालाब है, उसके जो पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या है वो पिरामिड हमेशा अपराइट या सीधे प्रकार के होंगे। क्योंकि जैसे जो कोई वन पारिस्थितिक तंत्र है, जैसे कोई फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, तो उसमें घास, वृक्ष, ये सब क्या उत्पादक हैं, तो इन सब की जो संख्या है वो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऐसे ही जो तालाब के पारिस्थितिक तंत्र हैं उनमें भी जो संख्याओं का पिरामिड है वो सीधा होगा, क्योंकि इसमें भी जो उत्पादक हैं उनकी संख्या हमेशा शाकाहारी जो छोटी मछलियाँ होती हैं या जो रोटीफर्स होते हैं उनसे हमेशा कम, और शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारी जैसे वाटर बीटल हैं और बड़ी मछली हैं उनकी संख्या उनसे भी कम होगी। तो जो पॉन्ड का इकोसिस्टम है, नंबर का पिरामिड है, नंबर पिरामिड ऑफ नंबर्स, वो अपराइट ही होगा। परंतु जो संख्या के पिरामिड हैं वो हमेशा सीधे हों ऐसा नहीं है। जब हम केवल एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करें तो हम देखें कि किस संख्या के आधार पर इसका जो पिरामिड है वो उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड होगा। यहाँ पर क्या है, जो ट्री है वो केवल एक है, तो उत्पादक के रूप में या प्रोड्यूसर के रूप में केवल एक वृक्ष होता है, उसके ऊपर बहुत सारे प्राथमिक उपभोक्ता या जिनको कहें जैसे शाकाहारी पक्षी हैं, उनकी संख्या वृक्ष से ज़्यादा है, हमेशा ज़्यादा होगी। और इन शाकाहारी पक्षियों पर आश्रित जो ब्लड सकर्स हैं या बाह्य परजीवी हैं, बग्स हैं, लीस हैं, है ना, जुए, उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा होगी। यानी ये क्या, द्वितीयक उपभोक्ता हैं। यानी प्रोड्यूसर इसमें एक वृक्ष है, प्राथमिक उपभोक्ता इस पर रहने वाले जो शाकाहारी पक्षी हैं वो हैं, और उन शाकाहारी पक्षियों पर जो परजीवी हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। तो इस तरह जो संख्या का जो पिरामिड बनेगा एक वृक्ष तंत्र में, वो हमेशा उल्टा होगा। इसी में यदि हम एक प्लांट को प्रोड्यूसर मान लें, उसके ऊपर बहुत सारी जो बर्ड्स हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स माने, और उसके ऊपर जो कार्निवोरस जो बड़े पक्षी हैं उनको यदि हम टॉप कार्निवर्स मान लें, तो एक स्पेशल टाइप का जो स्पिंडल शेप्ड पिरामिड है वो प्राप्त होता है। तो इस तरह से जब जीवों की संख्या का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो इसे हम पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं। तो ये उल्टे और सीधे दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अब देखते हैं हम जैव भार के स्तूप या पिरामिड्स ऑफ बायोमास। तो जो बायोमास के पिरामिड हैं, इसमें जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो विभिन्न पोषण स्तर हैं उनमें उपस्थित जीवों के पारस्परिक संबंध को प्रदर्शित करने का एक दूसरा तरीका है, जिसमें पारिस्थितिक जो तंत्र है उसमें जैव भार को आधार माना जाता है। जैव भार क्या होता है? जैव भार द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यूज़ विद इन ए गिवन ट्रॉफिक लेवल, यानी किसी भी पोषण स्तर पर जो जीवों का भार है वही जैव भार है। जैव भार को हम दो प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक तो फ्रेश वेट जो बायोमास होता है, यानी जैसा जीवित जो जीव हैं उनका बायोमास, और एक होता है ड्राई वेट, यानी उसमें से जो वाटर कंटेंट है उसको निकाल दें तो जो मास बचेगा बायोमास वो ड्राई बायोमास कहलाता है। तो एक जो जीव है उसमें जितनी भी लिविंग मटेरियल की मात्रा है वो उसका क्या है, बायोमास है। ठीक है, और ये बायोमास या तो ताज़ा हो सकता है फ्रेश, या फिर शुष्क
ड्राई हो सकता है। यदि हम खास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों के जैव भार के आधार पर ग्राफिकल डायग्राम बनाएं तो ये एक सीधा स्तूप होगा। ठीक है, जैसा ये आप देख रहे हो, ये घास है। घास इसमें क्या है, ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स पे फ्रॉक्स डिपेंड होंगे, फ्रॉक्स पे स्नेक्स होंगे, स्नेक्स के ऊपर हॉक होगा। तो जो ग्रासलैंड है उसमें यदि बायोमास के आधार पर पिरामिड बनाएं तो वो अपराइट टाइप का पिरामिड प्राप्त होता है। तो घास स्थलीय जो तंत्र हैं उनके पोषण स्तरों पर पाए जाने वाले जीवों के जैव भार हमेशा कम होता जाता है, और इस तंत्र में जो उत्पादक हैं, घास है, उसका जैव भार हमेशा अधिकतम होता है। उत्पादकों के बाद क्रम से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं के जैव भार क्रम से कम होते जाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी ट्री इकोसिस्टम या कि किसी विशाल जो वृक्ष है उसके पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड बनाएं तो वो भी अपराइट प्रकार का बनता है। जैसा कि आप इसमें बीच वाले फिगर में देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, जो विशाल वृक्ष है वो क्या है, प्रोड्यूसर है। उसके ऊपर जितने भी जीव रहेंगे उनका बायोमास उस प्लांट से या उस ट्री से कम होगा, और उसके ऊपर जितने भी सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे उनका जैव भार उनसे कम होगा, और टर्सरी का उनसे भी कम होगा। तो किसी विशाल वृक्ष के यदि पारिस्थितिक तंत्र का बायोमास पिरामिड बनाए तो वो भी कैसा होगा, अपराइट प्रकार का होगा। परंतु जो तालाब पारिस्थितिक तंत्र है उसका बायोमास पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है या इन्वर्टेड बनता है। तालाब में जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या होते हैं, एल्गी होती हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो हमेशा जो कोई तालाब है या पॉन्ड है उसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका जैव भार हमेशा कम होगा। इसके बाद जो उसके ऊपर का पोषण स्तर होगा उसमें क्रम से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता हैं, उनका जो भार है वो क्रम से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एल्गी जैसे मान लो एक पॉन्ड सिस्टम में एल्गी क्या है, प्रोड्यूसर हैं, तो उसके ऊपर फिशेस होंगी, रोटीफर्स होंगे और दूसरे हार्बिवोर्स होंगे। तो इनका जो जैव मास होगा वो हमेशा शैवाल से ज़्यादा होगा। और इनके ऊपर जो सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर्स होंगे वो बड़ी मछलियाँ होंगी या जो कार्निवोरस हैं वो होंगे, उनका जैव भार सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स उनसे ज़्यादा होगा। तो जो तालाब का पारिस्थितिक तंत्र है उसका यदि हम बायोमास पिरामिड बनाएं तो वो इन्वर्टेड होता है। इसके बाद जो तीसरे प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड्स आते हैं वो होते हैं ऊर्जा के स्तूप या पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। ये जो तीनों प्रकार के पिरामिड हैं, जिसमें पहला आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरा पिरामिड्स ऑफ बायोमास और थर्ड पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। इनमें जो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और ये जो एनर्जी पिरामिड्स हैं ये पारिस्थितिक तंत्र में किसी जो कोई पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जो कम्युनिटी है उसकी जो फंक्शनल रोल होता है उसको चित्रित करते हैं। ठीक है, तो किसी भी कम्युनिटी का जो फंक्शनल रोल है उसको सबसे स्पष्ट तरीके से प्रदर्शित करने के लिए हम पिरामिड्स ऑफ एनर्जी है इनका उपयोग करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी क्षण जो ऊर्जा होती है उसका पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। एनर्जी पिरामिड हैं वो हमेशा सीधे होंगे। जो आपका नंबर और पिरामिड ऑफ नंबर है, पिरामिड ऑफ मास है, बायोमास है, वो सीधे भी हो सकते हैं और उल्टे भी हो सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी पिरामिड हैं वो हमेशा कैसे होंगे, सीधे ही होंगे। क्योंकि इसमें जो भोजन श्रृंखला है उसमें भोजन उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक जाती है, अर्थात भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है या ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर प्रभावित होती है। और जैसा कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे जिसमें फर्स्ट लॉ कहता है एनर्जी
कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है व्हेन एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म सम ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एन अनयूजुअल फॉर्म एंड कैन नॉट बी पास्ड ऑन। तो प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। और दूसरा जो नियम है थर्मोडायनेमिक्स का वो कहता है कि जब भी एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाएगी तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट अनुपयोगी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो कभी भी 100% एनर्जी का एक स्तर से दूसरे स्तर तक ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इस तरह से जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं उनके जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का संचरण होता है तो केवल 10% एनर्जी का संचरण एक स्तर से दूसरे स्तर को हो पाता है। इसे 10% रूल भी कहते हैं, यानी 10% ऑफ एनर्जी हार्वेस्टेड एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर्ड अप टू द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल। यानी एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% जो एनर्जी है उसका ही ट्रांसफ़र हो पाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज ओनली 10% इज पास फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड इन वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। 90% of energy is lost in the form of heat or used to fuel the activities of the organism that ingested it। यानी जिस भी स्तर पर एनर्जी को लिया गया है वो 90% तो उस ट्रॉफिक लेवल के जो जीव हैं उनकी एक्टिविटीज़ के लिए काम में आ जाती है, केवल 10% ही दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जा पाती है। अतः उत्पादकों में हमेशा जो ऊर्जा होगी वो सबसे अधिक होगी और उसके बाद जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होंगे उनमें ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी। इसलिए इस आधार पर यानी एनर्जी के आधार पर चित्रण किए जाने वाले जो पिरामिड हैं वो हमेशा सीधे बनते हैं और इस प्रकार के जो पिरामिड हैं उनमें जो बेस होता है वो हमेशा बड़ा और जो शीर्ष है छोटा होता है। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो आप उसमें देख रहे हो कि जो एनर्जी है उसको हम क्या है, प्रत्येक जो ट्रॉफिक लेवल पे उसे एनर्जी को हम किलो जूल या किलो कैलोरी में मापते हैं। तो जैसे आप इस फिगर में देख रहे हो कि यदि प्रथम जो ट्रॉफिक लेवल है यानी प्रोड्यूसर्स हैं उनके अंदर यदि 10,000 किलो कैलोरी है तो जो नेक्स्ट शाकाहारी होंगे उनमें केवल 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा ही जाएगी और उससे अगला जो पोषण स्तर होगा उसमें 1000 का 10% यानी केवल 100 किलो कैलोरी ऊर्जा जाएगी और उसके ऊपर जो कंज्यूमर होंगे उनमें 100 की 10% यानी केवल 10 किलो कैलोरी ऊर्जा का ट्रांसफ़र होगा। तो इस तरह जो एनर्जी पिरामिड्स होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, सीधे होंगे। तो बच्चों ये क्या इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स हैं उसके बारे में बात की हमने। तो इसमें हमने बात की कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, उसकी परिभाषा को देखा। उसके बाद जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला पिरामिड ऑफ नंबर्स, दूसरा पिरामिड्स ऑफ बायोमास और तीसरा पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। जो पिरामिड्स ऑफ नंबर्स हैं और पिरामिड्स ऑफ बायोमास हैं वो अपराइट या इन्वर्टेड दोनों प्रकार के यानी सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन जो तीसरे प्रकार का पिरामिड है या पिरामिड्स ऑफ एनर्जी हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं और वो किसी इकोसिस्टम में किसी कम्युनिटी का जो फंक्शनल रोल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी के रूप में जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है वो हमेशा ऑन एन एवरेज 10% होती है। तो पहले स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% जा पाएगी, 90% जो एनर्जी है वो उसी स्तर के जीव हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ में उपयोग में ले लेते हैं। तो जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन ए फूड चेन इज़ द बेस्ट illustrated using a pyramid, the base of all energy pyramids in the producer level and should be the largest section। ठीक है, तो जो हमेशा जो बेस होगा किसी
एनर्जी पिरामिड का वो हमेशा लार्ज होगा और जो टॉप होगा वो हमेशा स्मॉल होगा। तो हमेशा जो एनर्जी पिरामिड्स हैं वो अपराइट टाइप के ही होंगे। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ आप लोगों को इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में समझ में आया होगा और इसको बुक से पढ़िए, अच्छे से समझ पाओगे। थैंक यू।